नमस्कार दोस्तों। देखिए मित्रों, आज हम 10वीं क्लास की जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तक है माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की, उसमें सेकंड चैप्टर का जो सेवंथ पार्ट पढ़ने वाले हैं। ये 7वां पार्ट है इस सेकंड चैप्टर का। तो आइए शुरुआत करते हैं। और इसके साथ ही देखिए मित्रों, जो लास्ट वीडियो हमने पढ़ा था राव चंद्रसेन के बारे में और बीकानेर के राय सिंह के बारे में, तो आपको उसमें एक क्वेश्चन का जवाब देना है। अच्छा, उसमें एक चीज मैंने आपसे पूछी थी वीडियो के बीच में कि राय प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो जिन विद्यार्थियों ने जवाब दिया बिल्कुल सही दिया था, जयिता कवि थे। जयिता या कई जगह जैता भी लिखा होता है, जयिता सही नाम है। तो इनके द्वारा राय प्रशस्ति की रचना की गई थी। जिन्होंने जवाब दिया बिल्कुल सही दिया, सही जवाब दिया था। और इसके साथ ही आपको राव चंद्रसेन वाले टॉपिक में से क्वेश्चन का जवाब देना है कि अकबर ने नागौर दरबार के पश्चात, क्वेश्चन फिर से सुनिएगा, अकबर ने नागौर दरबार के पश्चात किसे जोधपुर का प्रशासक नियुक्त किया था। कब किया था और किसे किया था, यह आपको कमेंट करके बताना है। और वीडियो को लाइक जरूर कर दें, शेयर भी करें। तो आज हम पढ़ने वाले हैं महाराजा सवाई जय सिंह के बारे में। तो आइए शुरुआत करते हैं। देखिए मित्रों, सवाई जय सिंह, इनको जय सिंह सेकंड भी कहते हैं, जय सिंह द्वितीय के नाम से भी जाने जाते हैं। और एक मिर्जा राजा जय सिंह भी वे हैं, वो इनसे पहले के हैं, ये बाद के हैं। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। ये एक तस्वीर है इनकी। तो इनका शासनकाल 1699 से 1743 तक माना जाता है। मित्रों, 1699 इतना लिखा नहीं मिलता, ज्यादातर 1700 ही लिखा मिलता है। और 1700 को मान करके ही इनका शासनकाल डिसाइड करते हैं कि 43 साल इनका शासन रहा। ये 19 दिसंबर 1699 को आमेर का शासक बना। तो चूंकि 19 दिसंबर को बना था, तो दिसंबर पूरा होने में 11-12 दिन बाकी थे। तो इस वजह से भी हो सकता है कि ज्यादातर 1700 लिखा गया हो। तो ये पॉइंट भी आपके ध्यान में रहेगा। एक की डेट भी बता दी कि कब है। इनका जन्म जो है 3 सितंबर 1688 को हुआ था। यानी ये मान लीजिए 11-12 साल की उम्र में गद्दी पर बैठ गए। और जो मिर्जा राजा जय सिंह है, वो भी 11-12 साल की उम्र में ही गद्दी पर बैठा था। जय सिंह द्वितीय के पिता का नाम बिशन सिंह था। शुरू में इनका नाम विजय सिंह व इनके छोटे भाई का नाम जय सिंह था। औरंगजेब ने इनकी योग्यता से प्रभावित होकर इनका नाम जय सिंह और इनके छोटे भाई का नाम विजय सिंह कर दिया। देखिए क्या एक छोटी सी कहानी है, मैं आपको बता देता हूं। ये दरअसल ये जो सवाई जय सिंह है, दरअसल इनका पहले नाम था विजय सिंह। ये बड़े थे। और विजय सिंह का जो छोटा भाई है उसका नाम था जय सिंह, जिसका वर्तमान में नाम विजय सिंह है। अब यहाँ किस्सा क्या होता है, ये विजय सिंह जो है इसका नाम बाद में औरंगजेब ने कर दिया जय सिंह, जिसे आप सवाई जय सिंह के नाम से जानते हैं। और विजय सिंह का जो छोटा भाई था जय सिंह, इसका नाम औरंगजेब ने कर दिया था विजय सिंह। देखिए हुआ क्या, एक बार जब औरंगजेब की इस सवाई जय सिंह से मुलाकात हुई, यानी इस छोटे से बच्चे विजय सिंह से, तो औरंगजेब ने, चूंकि ये विजय सिंह छोटा बच्चा था, तो औरंगजेब ने इसको पास बुलाया कि इधर आ रहे। तो ये बच्चा भाग के आया कि बोलो क्या है। तो औरंगजेब ने इसका हाथ पकड़ लिया और यूं ही कहने लगा कि देखते हैं तेरे में कितना जोर है, तू हाथ मुझसे छुड़ा के बता। कई बार छोटे बच्चे को पकड़ लेते हैं कि देखते हैं कितना जोर है, हाथ छुड़ा के बता। तो औरंगजेब ने सोचा कि अब ये अपना जोर लगाएगा, अपनी ताकत लगाएगा हाथ को छुड़ाने के लिए। लेकिन ये बच्चा वापस क्या जवाब देता है कि एक हिंदुस्तान का इतना बड़ा मुगल सम्राट जिसने मेरा हाथ पकड़ा है, हाथ थामा है, मैं क्या मूर्ख हूं जो हाथ छुड़ा के भाग जाऊं। ये जवाब जब औरंगजेब ने सुना, तो वो इस हाजिर जवाबी से और इस जवाब से इतना खुश हुआ, उसने ये कहा कि तू तो उस मिर्जा राजा जय सिंह से भी सवाया है। तो मिर्जा राजा जय सिंह उससे सवाया है। मिर्जा राजा जय सिंह को भी बहुत होनहार, इंटेलिजेंट माना जाता था। आप जानते हैं कि मिर्जा राजा जय सिंह का जो 1665 में शिवाजी से पुरंदर की संधि होती है, तो उसमें मिर्जा राजा जय सिंह का ही सबसे बड़ा रोल था। उन्होंने ही शिवाजी को मनाया था ये संधि करने के लिए। तो बहुत इंटेलिजेंट आदमी थे, व्यवहारिक आदमी थे। तो उससे तुलना करते हुए औरंगजेब कह रहा है कि तू तो उससे भी सवाया है।
तो इसलिए इसको सवाई की उपाधि दी। और पूछा कि तेरा नाम क्या था बच्चे, तो ये कहता विजय सिंह। कर नहीं, तो गुणों में उस जैसा है, इसलिए तेरा आज से नाम क्या हो जाएगा, जय सिंह। और विजय सिंह का जो छोटा भाई था जय सिंह, उसको उधर बुलाएगा, तू इधर आ, तेरा क्या नाम है? कहता मेरा नाम तो जय सिंह है। कर नहीं, आज से तेरा नाम क्या हो जाएगा, विजय सिंह। तो इन दोनों बच्चों के नाम बदल दिए औरंगजेब ने इसी घटनाक्रम में। बड़ी ही प्यारी सी घटना है। तो आप समझ सकते हैं कि एक छोटे से बच्चे का ये जवाब तो भविष्य के अंदर कितना इंटेलिजेंट ये बना, और वास्तव में बहुत इंटेलिजेंट शासक था सवाई जय सिंह। विज्ञान की जानकारी, आर्ट, कल्चर, विज्ञान, हर विषय से संबंधित जानकारी थी इसे। तो ये हो गया, बिशन सिंह की मृत्यु हो गई, ये इस टाइम बन गया। फरवरी 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो गई। औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकार युद्ध शुरू हो गया। औरंगजेब के 4 पुत्र मुअज्जम, आजम, कामबख्श और अकबर थे। अकबर भारत छोड़कर पारस चला गया। कामबख्श को राजा बनने की कोई रुचि नहीं थी, और मुअज्जम और आजम में उत्तराधिकार संघर्ष होता है। देखिए मित्रों, इनके बीच में जाजवा का युद्ध होता है। ये जो घटनाक्रम है, इसके परिणाम भविष्य में दूर दूर तक दिखाई देंगे। जाजवा यूपी के अंदर एक स्थान है, और मुअज्जम और आजम, इन दोनों में उत्तराधिकार के लिए संघर्ष होगा। अब इसमें जो सवाई जयसिंह है, जिसकी आयु उस समय 17, 16, 17, 18 साल के आसपास है, ये साथ देगा आजम का। लेकिन गद्दी पर कौन बैठा, मुअज्जम। किस नाम से, बहादुर शाह है। आप इसे बहादुर शाह प्रथम के नाम से भी जानते हैं। अब बहादुर शाह जब गद्दी पर बैठेगा, तो गद्दी पर बैठते ही सबसे पहला काम इसने ये किया कि जिसने इसका साथ नहीं दिया था उससे ये अपना बदला निकालेगा। इसने जयपुर पर आक्रमण किया और सवाई जय सिंह को गद्दी से हटा दिया। इसे गद्दी से हटा करके जो इसका छोटा भाई था विजय सिंह, उसे यहां का राजा बना दिया। और आमेर का नाम बदल के, अभी तक जयपुर बसा नहीं है, 1727 में आएगा जयपुर, अभी आमेर ही बोलेंगे हम इसको। तो आमेर का नाम बदल करके और इसने रख दिया था मोमिनाबाद। पहले इस्लामाबाद, फिर बाद में मोमिनाबाद। आपको मोमिनाबाद ध्यान में रखना है, ये नाम इसने रख दिया। तो अब चूंकि सवाई जय सिंह की जो गद्दी है वो हाथ से निकल गई, अब ये भटकता भटकता फिर रहा है। इधर जो अजीत सिंह है मारवाड़ का, उस अजीत सिंह को औरंगजेब ने जीते जी कभी भी मारवाड़ का शासक स्वीकार नहीं किया। और ये भी जो आयु है इसकी लगभग 28, 29, 30 साल के आसपास हो रही है, क्योंकि 1679 में जन्म हो गया था फरवरी में अजीत सिंह का। तो आप उम्र देख लीजिए 1707 के आसपास तक क्या आयु होगी। अब अजीत सिंह को भी आज तक कभी उसका हक नहीं मिला। दुर्गादास राठौड़ का 30 वर्षीय संघर्ष जाना जाता है अजीत सिंह के लिए। तब अजीत सिंह भी भटक रहा है, सवाई जय सिंह भी भटक रहा है। दोनों जब दुखियारे आपस में मिले तो इन्होंने ये कहा कि हमें हमारी गद्दी वापस मिलनी चाहिए, तो हमारी सहायता करेगा कौन? तो ये जैसे राजस्थान है, तो ये मारवाड़ है, ये हो गया आमेर, ये मारवाड़ हो गया जोधपुर, और ये दक्षिण मेवाड़। तो इन दोनों ने सहायता के लिए किसको पुकारा? मेवाड़ को पुकारा। और मेवाड़ में जो उस समय शासक कौन थे? अमर सिंह सेकंड। अमर सिंह फर्स्ट कौन थे? महाराणा प्रताप के बेटे। ये अमर सिंह सेकंड है। तो तीनों ने मिल करके और 1708 में देबारी समझौता किया। देबारी उदयपुर में है। ये समझौता क्या था? तीनों एक दूसरे की हमेशा सैनिक सहायता करेंगे जब भी किसी को आवश्यकता हुई। इसके अलावा अजीत सिंह को उसका हक दिलाया जाएगा, सवाई जय सिंह को उसकी गद्दी दिलाई जाएगी। और भी कई शर्तें थी। एक शर्त यह भी थी कि अमर सिंह सेकंड जो है वो अपनी बेटी चंद्र कुंवरी का विवाह जो है, शर्त तो इसके बाद हुई है, चंद्र कुंवरी का विवाह जो है वो किसके साथ करेगा? सवाई जय सिंह के साथ। तो जय सिंह भी बहुत खुश हुआ कि चलो अच्छा है, मेरी शादी हो रही है। लेकिन अमर सिंह ने एक शर्त लगाई कि लेकिन, कि क्या लेकिन? कि मेरी बेटी चंद्र कुंवरी से जो पुत्र उत्पन्न होगा, यानी माधो सिंह, मेरी बेटी से जो पुत्र उत्पन्न होगा वो ही भविष्य में आमेर का शासक बनेगा। यानी सवाई जय सिंह की जब मृत्यु होगी तो इस शर्त के अनुसार भविष्य में शासक कौन बनना चाहिए? माधो सिंह। लेकिन अब कैसा संयोग होता है कि सवाई जय सिंह का जो बड़ा बेटा है ईश्वर सिंह पहले हो जाता है। ईश्वर सिंह बड़ा बेटा था इसका, माधो सिंह बाद में होता है। ये दूसरी रानी से था ईश्वरी सिंह।
चूंकि मैंने आपको बताया था कि हिंदुओं में एक सीधा सा सिस्टम था कि हमेशा बड़े बेटा ही शासक बनता था भविष्य में। लेकिन ये संधि की शर्त है, ये कुछ और ही कह रही है। ये किसको बनाना चाहती है संधि की शर्त? माधो सिंह को। तो इस चीज को लेकर के ज्यों ही 1743 में इसकी मृत्यु हुई सवाई जय सिंह की, इसकी मृत्यु होते ही ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में आपस में संघर्ष शुरू हो गया। तो सवाई जय सिंह की मृत्यु के बाद में शासक बनेगा कौन? ईश्वरी सिंह का एक साथ दिया था भरतपुर के जाट राजा सूरजमल। इन्होंने साथ दिया ईश्वरी सिंह का, क्योंकि सूरजमल जी जो हैं वो पहले भी इनके साथ थे। आप पढ़ेंगे ऊपर कि जो इनके सूरजमल जी के पिता है बदन सिंह, वो पहले ही सवाई जय सिंह के साथ आ गए थे। और सवाई जय सिंह के ज्यादातर सैनिक अभियानों का नेतृत्व सूरजमल ने ही किया था। तो इसलिए ये मित्र भी थे, दोस्त भी थे ईश्वरी सिंह के। इनके सहयोग से ईश्वरी सिंह गद्दी पर बैठ तो गया, लेकिन इसके लिए ये चीजें आसान नहीं थी। 1743 के बाद में ईश्वरी सिंह को लगातार संघर्ष करना पड़ा। सात सात शत्रु हो गए थे इनके, जैसे मराठा हो गए, कोटा वाले हो गए, मेवाड़ वाले हो गए, मारवाड़ वाले हो गए, बूंदी वाले, ऐसे करके 7 शत्रु हो गए थे। लेकिन ये उनको हरा भी देंगे, पराजित भी कर देंगे। लेकिन 1700 अब वो सब हाथ धो के पीछे ही पड़ गए। और 1750 तक आते आते स्थितियां ऐसी आ गई कि ईश्वरी सिंह को पारा पी करके आत्महत्या करनी पड़ी। मेन बात यह है कि आत्महत्या कर ली 1750 में। तो 1750 में मृत्यु के बाद माधो सिंह गद्दी पे बैठता है, जो कि 1768 तक रहेगा, यानी 18 साल रहा। और ये वही माधो सिंह है जिसने सवाई माधोपुर नगर बसाया। इसी के द्वारा बसाया गया था, इसी माधो सिंह के द्वारा। तो ये पूरा घटनाक्रम है कि कहाँ वो जाजवा का जो युद्ध है, उस जाजवा के युद्ध में 1707 में सवाई जय सिंह का साथ देना, बाद उसका आजम का कैसे परिस्थितियां बनी कि इसको गद्दी हटना पड़ा, गद्दी से हटा दिया गया। कहाँ उसके परिणाम स्वरूप देबारी समझौता हुआ। देबारी समझौते के कारण भविष्य में ईश्वरी सिंह और माधो सिंह में विवाद हुआ और 1750 में ईश्वरी सिंह को पारा पी करके आत्महत्या करनी पड़ी। तो कुछ घटनाओं के परिणाम हाथों हाथ कभी नहीं होते। 30-30, 40-40, 50-50, 100-100, 200-200 साल बाद कई कुछ संधि, शर्तें, घटनाएं, उनके परिणाम हमारे सामने आते हैं। ये कुछ बेसिक चीजें थी जो आपको समझाने के लिए। अब आगे पढ़ते हैं हम। तो जाजवा के मैदान में युद्ध हुआ। सवाई जय सिंह ने इस युद्ध में भाग लेते हुए आजम का साथ दिया। मुअज्जम ने सवाई जय सिंह के भाई विजय सिंह को अपनी ओर मिला लिया। इस युद्ध में मुअज्जम की विजय हुई। जीतने के बाद मुअज्जम अपना नाम बहादुर शाह प्रथम रखा। विजय सिंह को आमेर का शासक बनाया और आमेर का नाम इस्लामाबाद और बाद में मोमिनाबाद कर दिया। आमेर के शासक सवाई जय सिंह और मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को बहादुर शाह ने सूबेदार नियुक्त किया। अमर सिंह द्वितीय ने शर्त रखी कि सवाई जय सिंह मेरी पुत्री चंद्र कुंवरी के साथ शादी करे और उसका पुत्र ही आमेर का आगामी राजा बने। जय सिंह ने यह शर्त मान ली। इसे देवारी समझौता भी कहा जाता है। तो मैंने आपको जो अभी चीजें सारी समझाई थी वही है, इसमें पूरा डिटेल में उतना लिखा नहीं गया है क्या कैसे कौन सी घटना होती है। इसलिए आपको पहले वो सारा समझा दिया है कि क्या घटनाक्रम हुआ, कैसे कैसे चीजें हुई। वही सही है, उसी को माना। अमर सिंह द्वितीय आमेर के सवाई जय सिंह और मारवाड़ के अजीत सिंह को सहायता देने को तैयार हो गया। इसका पता जब बादशाह प्रथम को चला तो वह नाराज हुआ। कुछ समय बाद उसने दोनों को माफ कर दिया। भरतपुर रियासत में चूड़ामन ने विद्रोह कर दिया। रंगीला ने उसे दबाने के लिए 1722 में जय सिंह को भेजा। रंगीला कौन सा है? मोहम्मद शाह रंगीला है। 1719 के आसपास बनेगा ये। जयसिंह ने चूड़ामन के भतीजे बदन सिंह को अपनी तरफ मिलाकर चूड़ामन को भरतपुर से खदेड़ दिया। एक देखिए, कई बार एक क्वेश्चन आता है कि सवाई जयसिंह जो है इसने कितने मुगल शासकों का काल देखा था? तो 7 मुगल शासकों का काल देखा। ये देखिए बहुत जल्दी जल्दी निकले, इसलिए ये 7 की संख्या हो गई। जयसिंह ने बदन सिंह को ब्रजराज की उपाधि दी और डी की जागीर दी। जाटों के दमन से खुश होकर मोहम्मद शाह ने जयसिंह को राज राजेश्वर श्री राजाधिराज सवाई की उपाधि से सम्मानित किया। यह भी कई बार पूछा गया है इसमें क्वेश्चन। सवाई जयसिंह ने 1725 ईस्वी में नक्षत्रों की गति की गणना करने के लिए एक शुद्ध सारणी का निर्माण करवाया। जयसिंह ने ज्योतिष विद्या पर जयसिंह कारिका नामक ग्रंथ लिखा। जयसिंह ने भारत में ज्योतिष के अध्ययन के लिए 5 वेधशालाएं बनवाई। ये जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन में थी। और जयपुर का जंतर मंतर 5 वेधशालाओं में सबसे बड़ी वेधशाला है। तो ये जयसिंह कारिका ग्रंथ का आता है। शुद्ध सारणी बनवाई और
इसके अलावा जो 5 वेधशालाएं बनवाई ज्योतिष के अध्ययन के लिए, वो 5 है जयपुर, दिल्ली, मथुरा, बनारस और उज्जैन। ये पूछ ली जाती है। सबसे बड़ी है जयपुर की। जुलाई 2010 में इसे यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में सम्मिलित कर लिया गया है। जयपुर की जो जंतर मंतर है इसे। जयपुर का प्राचीन नाम जयनगर था। सवाई जयसिंह ने आमेर की जगह जयपुर को कछवा राजवंश की राजधानी बनाया। जयपुर की स्थापना से पूर्व इस स्थान पर एक शिकार होदी स्थित थी। इस होदी को सवाई जयसिंह ने बादल महल का रूप दिया और जयपुर शहर के निर्माण की शुरुआत की। सवाई जयसिंह अंतिम हिंदू शासक था जिसने 1740 में कई यज्ञ करवाए। यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के रहने के लिए सवाई जयसिंह ने जल महलों का निर्माण करवाया। देखिए ये जो हवन करवाया था इसने सवाई जयसिंह ने, तो वो पुरोहित कौन था उसका, उस यज्ञ का, वो कई बार आ जाता है। आप ध्यान में रखिएगा, पुंडरीक रत्नाकर था। और ये जो पुंडरीक रत्नाकर था इसने एक ग्रंथ भी लिखा था, जय सिंह कल्पद्रुम। इसको याद रखे तो अच्छी बात है। जय सिंह कल्पद्रुम ये ग्रंथ था जो कि पुंडरीक रत्नाकर ने लिखा था। इस यज्ञ का जो पुरोहित है यही था पुंडरीक रत्नाकर। और जल महलों का निर्माण करवाया। यज्ञ करने वाले ब्राह्मणों के रहने के लिए 21 सितंबर 1743 में रक्त विकार से जयसिंह की मृत्यु आमेर में हो गई। तो कई महत्वपूर्ण बिंदु हैं इसमें, मेन बिंदु इसमें काफी आ गए हैं। तो ये कंप्लीट होता है आपका सवाई जयसिंह। ये देखिएगा जंतर मंतर जयपुर सौर वेधशाला सवाई जयसिंह द्वारा निर्मित, और बहुत ही सुंदर है। आपको ये जरूर देखना चाहिए जयपुर में, अगर आपने नहीं देखा है तो। ये हवा महल और ये सिटी पैलेस, जंतर मंतर, ये सब आसपास हैं ये। नेक्स्ट देखिए दोस्तों, नेक्स्ट है अमर सिंह राठौड़, जोधपुर के। इनके बारे में पहले की भी पुस्तकों में थोड़ी थोड़ी जानकारी आई है। जोधपुर के महाराजा गज सिंह के 3 पुत्र थे। बड़ा अमर सिंह, दूसरा जसवंत सिंह और तीसरा अचल सिंह, जो कि बचपन में ही मर गया था। अमर सिंह राठौड़ पराक्रमी और निडर था। उसके पास उसी के स्वभाव के कई राजपूत युवक जमा हो गए थे। तो गज सिंह ने अनारा नामक पासवान के बहकावे में आकर अमर सिंह को राज्याधिकार से वंचित कर देश से निकाल दिया। अमर सिंह राठौड़ मुगल बादशाह की सेवा में पहुंचा। वहां उसके बहादुरी से प्रसन्न होकर शाहजहां ने उसे राव की उपाधि दी। तो मित्रों, अमर सिंह राठौड़ जो है ये बड़ा था जसवंत सिंह से, लेकिन ये जो अनारा बेगम है इसका बहुत ज्यादा प्रभाव था गज सिंह पे। तो पासवान वो होती थी जिससे शादी नहीं करते थे। ये पासवान, ये कई, जैसे इनमें भी कई कैटेगरी होती थी। पासवान होती थी, पटदायते होती थी, कई और भी कैटेगरी है। तो लेकिन इसका प्रभाव बहुत ज्यादा था अनारा बेगम का। तो इसके कहने से गज सिंह जो है, इन्होंने जसवंत सिंह को, अपने छोटे बेटे को, अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। तो जब अमर सिंह को उसका हक नहीं दिया तो नाराज तो होगा ही। ये मुगल बादशाह के पास चला गया था, शाहजहां के पास में चला गया था अमर सिंह राठौड़। एक बार अमर सिंह राठौड़ 15 दिनों तक मुगल दरबार से अनुपस्थित रहा। बादशाह शाहजहां ने उसे उसकी अनुपस्थिति का कारण पूछा तो अमर ने स्वाभिमान के साथ उत्तर दिया कि मैं केवल शिकार के लिए गया था, अतः दरबार में नहीं आ सका। जहां तक जुर्माना अदा करने की बात है तो मेरी तलवार ही मेरी संपत्ति है। जुर्माने को वसूल करने के लिए बख्शी सलावत खां को उसके पास भेजा। अमर सिंह ने जुर्माना देने से इनकार कर दिया। बादशाह ने अमर सिंह को तुरंत हाजिर होने का आदेश भिजवाया। अमर सिंह राठौड़ ने आदेश का पालन किया और दीवाने खास में पहुंचकर बादशाह का अभिवादन किया। वहां पहुंचते ही दरबार में उपस्थित सलावत खान ने उसको गंवार कहा। तो देखिए, जब सलावत खान ने गंवार कहा तो यह शब्द अमर सिंह सुन नहीं सका और सलावत खान पर आक्रमण कर उसके सीने में कटार उतार दी। देखिए, बोला भी तो इसने, किसने बोला है? सलावत खान ने। ये शाहजहां का जो है मीर बख्शी था, तो सारी शक्तियां इसी के हाथ में थी। और इसने सोचा कि मैं शाहजहां का मीर बख्शी हूं तो मुझे कहने वाला कोई कौन है। इसने जो जोश में अमर सिंह को गंवार बोल दिया। तो जब अमर सिंह को गंवार बोलेगा, इतने स्वाभिमानी व्यक्ति को, इसको अमर सिंह को कटार का धनी कहते थे।
धनी किसको कहते हैं? अपने देसी भाषा में धनी कोई लुगाएं कहती है ना, आपसे बात करती है कि वो तो मारो धनी है, वो तो मारो मोटियार है। वो धनी धनी क्या शब्द होता है? धनी का अर्थ वैसे मालिक होता है। तो कटार का धनी कहा जाता है अमर सिंह को। कटार चलाने में बहुत तेज तरार और बहुत ही अच्छा हाथ बैठा होता है इसका। तो भरे दरबार में अमर सिंह की गर्दन उतार दी थी इसने। तो बड़ी ही और भी कई घटनाएं हैं अमर सिंह की। तो इतना वीर था, गुस्सा ज्यादा था, क्रोध ज्यादा था, लेकिन वीरता में कोई कमी नहीं थी। आज भी इतने गीत हैं अमर सिंह राठौड़ पे। तो अमर सिंह जो है ये गंवार शब्द सुन नहीं सका और उसके सीने में कटार उतार दी। उसके बाद अमर सिंह ने बादशाह शाहजहां पर आक्रमण कर दिया, किंतु शाहजहां बच गया। भयभीत बादशाह जनाना महलों में भाग गया। अमर सिंह के साले अर्जुन गौड़ ने इनाम के लालच में धोखे से अमर सिंह पर आक्रमण करके उसे मार दिया। वीर आदमी दुश्मनों से कभी नहीं मारा जाता, मरता है तो हमेशा किसके हाथों से मरा है? अपनों के ही हाथों से मरा है। शाहजहां भी जिससे बचकर भाग रहा था, उसको मारने वाला कौन? इसी का साला अर्जुन गौड़। तो गद्दारों की हिंदुस्तान में कोई कमी नहीं है, भरे पड़े हैं, एक ढूंढो हजार मिलेंगे। तो यह सुनकर अमर सिंह के सरदारों और सैनिकों के खून में उबाल आ गया और उन्होंने उसी समय दिल्ली जाकर शाहजहां के निवास स्थान लाल किले में बुखारा द्वार से प्रवेश किया। राठौड़ों की संख्या मुगलों की सेना के सामने नाम मात्र थी, इसलिए सभी राठौड़ लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हुए। लाल किले के बुखारा द्वार को उसी दिन ईंटों से बंद करा दिया गया और उसी दिन से वह द्वार अमर सिंह का फाटक के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यह फाटक अनेक वर्षों तक बंद रहा, परंतु 1809 ईस्वी में जॉर्ज स्टील नामक अंग्रेज अफसर के आदेश से उसको खोला गया। तो दोस्तों ये राजस्थान के कुछ योद्धा थे, इनके बारे में चीज कंप्लीट होती है। और इसके अलावा अब जो आपका इसी चैप्टर में नेक्स्ट है वो है मराठों का इतिहास। तो मित्रों एक एक चैप्टर के अंदर इन्होंने एक एक हिस्ट्री का पार्ट पूरा कर रहे हैं। लास्ट जो हिस्ट्री का पार्ट था, पहला चैप्टर, उस चैप्टर के अंदर इन्होंने प्राचीन इतिहास कंप्लीट कर दिया था पूरा, शुरू से लेकर के 1206 तक। और इस चैप्टर में आपके 1206 से चल रहा है संघर्षकालीन भारत। तो इसमें भी बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं। तो इसी प्रकार से आप पढ़ते रहिए और वीडियो को लाइक जरूर किया कीजिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आपसे जो क्वेश्चन पूछते हैं उनका रिप्लाई भी किया करें। कई विद्यार्थी वो न्यूट्रल रहते हैं। देखिए आपके कमेंट करने से या न्यूट्रल रहने से कुछ होगा नहीं, आप कमेंट करेंगे तो अच्छा रहेगा। अच्छा लगता है जब आप भी कुछ कमेंट करते हैं, क्वेश्चन का जवाब देते हैं। 10,000 विद्यार्थी किसी वीडियो को देखते हैं तो 1,000 जने उसको लाइक करते हैं, बाकी लाइक क्यों नहीं करते? जब आप देखते ही हैं, ऐसा तो है नहीं कि लाइक करने से किसी को कुछ फायदा हो रहा है। वो देखने में अच्छा लगता है कि हाँ चलो इतने विद्यार्थियों ने लाइक किया है, बस इतना सा है कि वो मन खुश होता है, बस वो बात है। इसके अलावा कोई और तो कोई बेनिफिट नहीं है। और मेरा मन जितना खुश होगा उतना ही आपके लिए लाभदायक है। तो कहते हैं तो इन चीजों को इग्नोर ना करें, उनके कोई असर ही नहीं होता कईयों के। उनको कितना ही कह दो कि क्वेश्चन के जवाब दिया करो, कमेंट किया करो, लाइक किया करो, शेयर किया करो, बिल्कुल न्यूट्रल रहते हैं कि क्या जरूरत है, ये तो बच्चे करते होंगे, हम तो बड़े हैं। तो बच्चा बन के ही पढ़ेंगे तो ही सीखेंगे, नहीं तो बड़े अभी भी बेरोजगारी बैठे हैं। तो इसलिए मित्रों साथ में जो कहते हैं उसको फॉलो किया करें आप। हमें भी अच्छा लगता है जब आप किसी वीडियो को लाइक करते हैं, उस क्वेश्चन का जवाब देते हैं, कमेंट करते हैं। तो भागीदारी जो है वो बराबर रहनी चाहिए, न्यूट्रल जो है वो नहीं रहना चाहिए। और बाकी जो करते हैं लाइक कमेंट, उनके तो मुझे सबकी आईडी तक याद है। जिन आईडी से रेगुलर कमेंट करते हैं, 1000-1500 विद्यार्थी ऐसे हैं जो रेगुलर हमेशा कमेंट करते हैं, जिनका ध्यान में है कि हाँ इन आईडी से लगातार कमेंट होते हैं। तो आप भी किया कीजिए। तो आज के वीडियो में इतना ही, इसी तरह से पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मराठों का इतिहास। बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, बहुत महत्वपूर्ण चीजें हैं इसमें, एक से बढ़कर एक पॉइंट है इसमें आपके एग्जाम में आने लायक। तो मित्रों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।